कक्षा 8वीं, विषय इतिहास, पाठ क्रमांक 11, समता आंदोलन। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था, जिसका अध्ययन हमने अब तक किया। स्वाधीनता का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने किस प्रकार से प्रयास किए, ये हम जानते हैं। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। हम सभी अंग्रेजों के शोषण से मुक्त होने चाहिए और मुक्त जीवन जीने में हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, इसके लिए यह संग्राम था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता समाप्त होनी चाहिए। सामंतों का जो शासन है हम पर, वो समाप्त होना चाहिए। समाज में जो विषमता है, लोगों में जो भेदभाव होता है भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वो खत्म होना चाहिए। आर्थिक शोषण, जो साहूकार वर्ग किसानों से अधिक ब्याज ले रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, इसका भी विरोध समाज में होने लगा। स्वतंत्रता के साथ साथ समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्व प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम जो भारत में चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाते, लेकिन लोगों के मन में यदि विषमता होती, समाज में सभी को समान महत्व नहीं होता, तो ऐसी स्वतंत्रता हमें किसी काम की नहीं थी। इसीलिए समता यानी समानता प्राप्त करने के लिए भी भारत में आंदोलन हुए, जिसमें किसान, श्रमिक, महिला और दलित वर्गों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए और समता तत्व को महत्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान भी हमें इस पाठ के माध्यम से पढ़ना है। इसका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत कैसे बना, इसे नहीं समझ सकेंगे। अब इसमें से कुछ प्रमुख आंदोलनों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पहला है किसान आंदोलन। आपको मालूम है कि भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भुगतने पड़े थे। अंग्रेज शासन जमींदारों और साहूकारों को संरक्षण देती थी और यही जमींदार और साहूकार किसानों पर अत्याचार करते थे। किसानों को समय पर लगान देना होता था। यदि उन्होंने समय पर लगान नहीं दिया तो उनकी ज़मीन अंग्रेज सरकार के द्वारा हड़प ली जाती थी। जिस दाम पर फसल बिके, उस दाम पर बेचारे किसान अपनी फसल को बेचते थे। कोई भी प्रकार की नैसर्गिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर लगान में माफ़ी नहीं मिलती थी। ऐसे में लगान भरने के लिए वे जमींदार और साहूकारों से कर्ज लेते थे और अंग्रेज सरकार को वो अदा करते थे और खुद कर्जबाजारी बन गए। अब ये जो अत्याचार उन पर हो रहे थे, इसके अन्याय के विरोध में किसानों ने अनेक बार आंदोलन किए। हम यहाँ एक घटना का वर्णन करेंगे, बंगाल की घटना, कि नील का उत्पादन करने वाले किसानों पर नील उगाने की ज़बरदस्ती अंग्रेज सरकार द्वारा की गई। इसके विरोध में बंगाल के किसानों ने एकत्रित होकर विद्रोह किया। कृषि संगठन की स्थापना इसके लिए हुई, जिसके माध्यम से सारे किसान एक साथ आ सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण इस नाटक के माध्यम से नील उगाने वाले किसानों की जो खस्ता हालत है, उसका दर्शन पूरे समाज को कराया गया। 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरोध में बहुत बड़ा विद्रोह किया। 1918 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 1936 में प्राध्यापक N.G. रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया। 1936 में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान उपस्थित थे। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का एक ऐसा संगठन था जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्यरत था।
लेकिन साथ ही साथ भारतीय समाज के घटक जैसे किसान, उनकी क्या समस्याएं है, इस पर भी राष्ट्रीय कांग्रेस में विचार विमर्श हुआ। 1938 में पूर्व खानदेश में अतिवर्षा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई, किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। ऐसे में किसानों को लगान माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर भी जुलूस निकाले और 1942 की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। किसानों को ऐसा लगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ देश की आज़ादी के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि किसानों की समस्याओं के बारे में भी सोच रही है। इसलिए किसानों ने भी राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। इसके बाद हम समझेंगे श्रमिक संगठन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां, ये उद्योग बड़े पैमाने पर आए। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ था, फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए गए। शशिपद बैनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए। नारायण मेघाजी लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर संबोधित करते हैं। इसे अंडरलाइन कर लो और याद करना। इसी समय असम में चाय के बागान श्रमिकों की दारुण स्थिति के विरोध में आंदोलन किया गया। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP रेल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की। बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय समय पर हड़तालें की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई थी। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी सन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटेक की स्थापना हुई। आईटेक के कार्यों में नाम जोशी का योगदान उल्लेखनीय है। लाला लाजपत राय आईटेक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारधारा का प्रसार करके उनके जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। 1928 ईस्वी सन में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने की। श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देखकर सरकार व्यग्र हो गई। इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। समाजवादी आंदोलन। राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव होने लगा कि सामान्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलटना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी बोध होने लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए। इस बोध द्वारा समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी युवक नासिक कारावास में बंद थे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत ही समाजवादी दल की स्थापना की। इस निर्णय के अनुसार 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये नेता थे। 1942 ईस्वी सन के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी युवक आगे थे। भारतीय लोगों को कार्ल मार्क्स और उनके साम्यवाद का परिचय होने लगा। लोकमान्य तिलक ने 1881 में मार्क्स के विषय में लेख लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में साम्यवाद का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। मानवेंद्र नाथ रॉय का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग था। 1925 ईस्वी सन में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिकों एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का काम समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलनों से खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय लिया। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगड़ेकर आदि को बंदी बना लिया गया। उन पर अंग्रेज शासन का तख्ता पलट देने का षड्यंत्र रचने का अभियोग रखा गया। उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाई गई। यह मुकदमा मेरठ में चलाया गया, इसीलिए इसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं।
मेरठ मुकदमे के बाद श्रमिकों के आंदोलनों पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थायी रूप में रहा। तो इस प्रकार से समता आंदोलन, इस पाठ के माध्यम से हमने समझा कि किसानों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए किस प्रकार एकत्रित होकर कार्य किया, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार से उनका साथ दिया, साने गुरुजी ने किसानों को उनके अधिकार प्राप्त करवाने के लिए कैसे उनका साथ दिया, श्रमिक और उनकी समस्याएं, नारायण मेघाजी लोखंडे का योगदान, श्रीपाद अमृत डांगे का योगदान और श्रमिक संगठनों की निर्मिति, आईटेक का योगदान, समाजवादी आंदोलन की निर्मिति किस प्रकार से हुई, समाजवादी दल अस्तित्व में आया, समाजवादी दल के नेताओं के द्वारा साम्यवादी विचारधारा समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से कार्य किए गए, इन सभी का हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। आप सभी विद्यार्थियों को किसान आंदोलन, श्रमिक संगठन और समाजवादी आंदोलन का घर पर अध्ययन करना है और आपको टिप्पणियाँ बनाकर अपनी कॉपी में लिखनी है। वीडियो के अगले भाग में हम महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करवाने के लिए किस प्रकार से आंदोलन हुए और भारत के दलित आंदोलनों का अध्ययन हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे।